नमस्कार। इस नए विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत में ना भौतिक विज्ञानियों ने परमाणु को विभाजित करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इससे विज्ञान में एकदम नए और पेचीदा सवाल खड़े हो गए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ठीक उसी समय सिगमंड फ्रॉइड भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे। बस फर्क इतना था कि वो भौतिक दुनिया के साथ नहीं, बल्कि हमारे और आपके दिमाग के साथ खेल रहे थे। उन्होंने उस इंसान के मन को, जिसे हम हमेशा से एक अखंड इकाई मानते थे, पूरी तरह से विभाजित कर दिया। और सच कहूं तो ये एक ऐसा बौद्धिक भूकंप था जिसने इंसानी चेतना को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए, आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। हम बात करेंगे आत्मज्ञान के भ्रम की, विज्ञान और व्यक्तिपरक अनुभव के टकराव की, और समझेंगे कि ये टॉकिंग क्योर आखिर है क्या। फिर हम डिकोड करेंगे हमारे खंडित मन को, और अंत में इस बड़े सवाल पर आएंगे कि क्या मनोविश्लेषण सच में एक विज्ञान है या फिर महज एक आधुनिक कविता। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, आत्मज्ञान का भ्रम और कार्टेशियन माइंड को पलटना। सबसे पहले तो हमें उस पुरानी दार्शनिक नींव को समझना होगा जिसे फ्राइड ने सचमुच जड़ से हिला दिया। अब देखिए, रेने डिस्कार्टिस जैसे महान दार्शनिक का मानना था कि दुनिया में अगर किसी एक चीज पर पूरा भरोसा किया जा सकता है तो वो है हमारा अपना मन। उनके हिसाब से हमारा आत्मनिरीक्षण, यानी खुद को अंदर से देखना, एकदम शीशे की तरह साफ और पारदर्शी होता है। लेकिन फ्राइड ने आकर इस सदियों पुरानी बात को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि बिल्कुल नहीं, हमारा दिमाग कोई पारदर्शी कांच नहीं है, बल्कि एक उलझी हुई भूल भुलैया है। प्यार, गुस्सा या अपराध बोध जैसी भावनाओं को हम सीधे सीधे नहीं समझ सकते। फ्राइड के मुताबिक हमारा जो ये विषय है, यानी हम खुद, वो अंदर से पूरी तरह खंडित है, बंटा हुआ है। अब आते हैं भाग 2 पर, विज्ञान और व्यक्तिपरक अनुभव का मिलन और 19वीं सदी के अंत का वो गहरा विभाजन। ये जो क्रांतिकारी विचार फ्रॉइड के दिमाग में आया ना, वो 19वीं सदी के अंत के जर्मनी की उस बौद्धिक उथल-पुथल से निकला था, जहां दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं आपस में टकरा रही थीं। एक तरफ था वैज्ञानिक प्रत्यक्षावाद, यानी साइंटिफिक पॉजिटिविज्म। ये लोग मानते थे कि सब कुछ भौतिकी है, दिमाग की हर चीज को केवल रसायनों और भौतिकी के नियमों तक सीमित किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जर्मन आदर्शवाद और फ्रॉइड के अपने मेंटर फ्रांस ब्रेंटानो जैसे विचारक थे। ब्रेंटानो का साफ कहना था कि भाई, इंसान की जो व्यक्तिपरक भावनाएं होती हैं, जैसे प्यार, अपराधबोध या वासना, उन्हें आप किसी गणित के फॉर्मूले में नहीं बांध सकते। और फ्रॉइड असल में इसी बहुत ही पतली रस्सी पर चल रहे थे। वो एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो प्रत्यक्षवाद में यकीन तो रखते थे, लेकिन उन्हें यह भी अच्छे से पता था कि इंसान के गहरे आंतरिक अनुभवों को सिर्फ एक मशीन की तरह नहीं देखा जा सकता। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, हिस्टीरिया और टॉकिंग क्योर का नैदानिक विकास। इसी वैचारिक तनाव ने फ्रॉइड को एक डॉक्टर के रूप में उन रहस्यमयी बीमारियों से भिड़ने पर मजबूर किया जिनका उस समय की मेडिकल साइंस के पास कोई जवाब ही नहीं था। ये टाइमलाइन देखिए। 1895 में जब स्टडीज ऑन हिस्टीरिया आई तो समझिए क्लिनिकल दुनिया में एक क्रांति आ गई। वियना में उस वक्त कई महिलाएं पैरालिसिस जैसी रहस्यमयी शारीरिक समस्याओं का सामना कर रही थीं, जिनका शरीर में कोई जैविक कारण था ही नहीं। तो फ्रॉइड ने चारकॉट और ब्रूअर जैसे दिग्गजों के साथ काम करते हुए एक एकदम नया तरीका निकाला। उन्होंने कहा, बस बात करो। जी हां, केवल रोगियों से बात करना। इसी टॉकिंग क्योर से उनके बड़े सिद्धांतों की नींव पड़ी, जो आगे चलकर 1899 में द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स और फिर 1901 में द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ के रूप में दुनिया के सामने आए। अगर हम इसे एक क्लिनिशियन के नज़रिए से समझें तो ये टॉकिंग क्योर असल में एक तरह की अनुवाद प्रक्रिया है। मान लीजिए एक पेशेंट आता है जिसके कुछ प्रकट लक्षण हैं, जैसे हिस्टीरिया या बेचैन करने वाले सपने। इसे हम मैनिफेस्ट कंटेंट कहते हैं। अब डॉक्टर क्या करता है? वो पेशेंट से कहता है कि भाई, तुम्हारे दिमाग में जो भी आ रहा है बिना किसी फिल्टर के बस बोलते जाओ। इसे फ्री एसोसिएशन या मुक्त साहचर्य कहते हैं। ऐसा करने से दबी हुई यादें और अनजाने आघात शब्दों के रूप में बाहर आने लगते हैं। और जब ये रुकी हुई मानसिक ऊर्जा बाहर निकलती है ना, तो उसे कैथारसिस यानी रेचन कहते हैं। इसी से उन शारीरिक लक्षणों में चमत्कारी रूप से तुरंत कमी आने लगती है। एक दिलचस्प बात बताऊं? शुरुआत में फ्रॉइड को लगता था कि इन हिस्टेरिकल लक्षणों का कारण बचपन में हुआ कोई वास्तविक आघात या दुर्व्यवहार है, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नजरिया बदला और इसे अचेतन मन की कल्पनाओं का परिणाम बताया। अब सच क्या है? ऐतिहासिक साक्ष्य इस पर आज भी पूरी तरह से अनिर्णायक हैं, लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि मनोविश्लेषण कोई अदालत नहीं है जो ऐतिहासिक तथ्य तय करे, बल्कि ये एक व्याख्या का तरीका है।
ये दबे हुए आघात को समझने का एक ढांचा है जिससे हम मन की गहराइयों को तटस्थ रूप से समझ सकते हैं। चलिए अब भाग 4 पर चलते हैं, खंडित मन को डिकोड करना, सपने और गलतियां। अब तक फ्राइड क्लिनिक तक सीमित थे, लेकिन अब उन्होंने इस अनुवाद योजना को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर लागू करना शुरू कर दिया। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में फ्राइड ने सपनों को अवचेतन तक पहुंचने का राजसी मार्ग कहा था। यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है, संघनन या कॉन्डेंसेशन। हमारा दिमाग ना बहुत ही किफायती तरीके से काम करता है। हमारे जो सपने होते हैं वो असल में हमारी जागृत इच्छाओं का एक प्रतीकात्मक रूप होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने सपने में खूंखार बाघ देखा, तो फ्राइड के अनुसार वो सिर्फ एक जानवर नहीं है। हो सकता है वो बाघ आपके किसी सख्त बॉस, परिवार की किसी उलझी हुई स्थिति या आपके किसी बहुत गहरे डर का मिला-जुला रूप हो। कई सारी भावनाओं को एक ही प्रतीक में समेट देना, इसे ही अति निर्धारण या ओवर डिटर्मिनेशन कहते हैं। और ये सिर्फ सपनों तक सीमित नहीं है। पैराप्रैक्सिस, जिसे हम आम बोलचाल में फ्राइडियन स्लिप्स कहते हैं, इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। फ्राइड का मानना था कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो गलतियां करते हैं ना, वो असल में सिर्फ गलतियां नहीं होती। कभी किसी का नाम अचानक भूल जाना या बात करते करते मुंह से कोई और ही शब्द निकल जाना, ये सब हमारे अचेतन मन की दबी हुई इच्छाओं का सीधा सीधा प्रतीकात्मक प्रकटीकरण है। मतलब जो हरकतें हमें पहले एकदम बेमतलब लगती थी, फ्राइड ने बताया कि वो असल में एक छिपे हुए कोड के जरिए हमसे बात कर रही हैं। अब इन सारे अवचेतन संघर्षों को समझने के लिए फ्रॉइड ने मन का एक बहुत ही मशहूर त्रिस्तरीय मॉडल दिया। सबसे पहले है इड, आईडी। ये हमारी सबसे आदिम और दबी हुई इच्छाओं का घर है, जिसे सिर्फ आनंद और तुरंत संतुष्टि चाहिए। इसके बिल्कुल उलट है सुपर ईगो, जो हमारे समाज की नैतिक आवाज है, जो हर तरह की वर्जनाओं को हम पर थोपता है। और इन दोनों के बीच में फंसा हुआ बेचारा ईगो, जिसका काम है इन अंदरूनी इच्छाओं और बाहरी दुनिया की वास्तविकता के बीच किसी तरह संतुलन बनाना। सोचिए, हमारा दिमाग हर समय किस तरह के युद्ध क्षेत्र में तब्दील रहता है। अब आते हैं भाग 5 पर, मिथ्याकरणीयता की विफलता, मनोविश्लेषण बनाम हार्ड साइंस। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा दार्शनिक मोड़ है। यहां एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। आप खुद सोचिए, अगर हम रसायन विज्ञान की बात करें तो पानी कितने तापमान पर उबलेगा ये हम लैब में बार बार नाप सकते हैं और हर बार वही नतीजा मिलेगा। लेकिन क्या हम किसी सपने के छिपे हुए अर्थ को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर नाप सकते हैं? क्या हमारे अचेतन मन की गुत्थियों को भौतिकी के नियमों की तरह तौला जा सकता है? तो बड़ा सवाल यह है, क्या मनोविश्लेषण सच में एक हार्ड साइंस है? और ठीक यहीं पर दार्शनिक कार्ल पॉपर और वियना सर्कल की बहुत ही तीखी आलोचना सामने आती है। पॉपर का कहना था कि भाई, विज्ञान की एक सबसे बुनियादी शर्त होती है फॉल्सिफाइबिलिटी, यानी मिथ्याकरणीयता, किसी चीज को गलत साबित किए जा सकने की क्षमता। जैसे गुरुत्वाकर्षण को आप टेस्ट करके गलत साबित करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फ्रॉइड के सिद्धांतों के साथ ऐसा नहीं है। मनोविश्लेषण किसी एक निश्चित सच की बात नहीं करता, बल्कि वो कई सारी व्याख्याएं देता है जिन्हें आप लैब में कभी भी पूरी तरह से गलत साबित कर ही नहीं सकते। तो यहाँ सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है कि मनोविश्लेषण असल में अरस्तू के एक कॉन्सेप्ट पर टिका है, जिसे फ्रोनेसिस कहते हैं। इसका मतलब होता है व्यक्तिपरक निर्णय या प्रैक्टिकल विजडम। जब एक क्लिनिशियन किसी मरीज की बात सुनता है तो वो कोई गणित का फॉर्मूला नहीं लगाता। उसे मरीज की जटिल नैतिक और मनोवैज्ञानिक उलझनों को समझने के लिए एक खास तरह के अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन की जरूरत होती है। और क्योंकि ये पूरी तरह से सब्जेक्टिव है, इसीलिए ये हार्ड साइंस के कठोर कसौटियों पर खरा नहीं उतर सकता। तो फिर फ्राइड की असली पहचान क्या है? चलिए देखते हैं भाग 6 में, गीतात्मक कविता के रूप में मनोविश्लेषण, एक नया हेर्मेन्यूटिक। अगर मनोविश्लेषण जीव विज्ञान या भौतिकी नहीं है, तो फिर इसे हम क्या कहें? इसे समझने के लिए हमें एक जर्मन शब्द विसनशाफ्ट को देखना होगा। अंग्रेजी या हिंदी में विज्ञान का मतलब अक्सर सिर्फ फिजिक्स या केमिस्ट्री होता है, लेकिन 19वीं सदी की जर्मन परंपरा में विसनशाफ्ट का मतलब ज्ञान की किसी भी संगठित प्रणाली से था, चाहे वो धर्मशास्त्र हो या फिर साहित्य का आलोचना। इसी नजरिए से देखें तो मनोविश्लेषण भी इंसान के व्यवहार को समझने और उसकी व्याख्या करने का एक बेहद कठोर और संगठित सिस्टम है, भले ही वो लाभ वाला साइंस ना हो। अगर हम इस पूरे विषय को समेटें तो फ्रॉइड की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उन्होंने इंसान की उस चंचल, तरल और व्यक्तिपरक आत्मा को 19वीं सदी के वैज्ञानिक ढांचे में पिरोने का एक शानदार तरीका ढूंढ निकाला। उन्होंने ये जो भ्रम था ना कि हम खुद को पूरी तरह समझते हैं,
उसे तोड़ दिया और उसकी जगह हमें अपनी ही भावनाओं, अपने अपराध बोध, अपने प्यार और अपनी पीड़ा को समझने के लिए एक बिल्कुल नया प्रतीकात्मक कोड दे दिया। इसीलिए फ्रॉइड के काम को शाब्दिक रूप से जीव विज्ञान मानना शायद हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। उनका सच्चा काम एक वैज्ञानिक से ज्यादा एक कवि का काम है। असल में फ्रॉइड ने 20वीं सदी की सबसे महान साहित्यिक उपलब्धियों में से एक की रचना की है, एक तरह की आधुनिक गीतात्मक कविता। उन्होंने ना सिर्फ रचनात्मक कला और कविता की हमारी समझ को गहरा किया, बल्कि इंसानियत को अपनी ही उन खंडित गहराइयों को समझने के लिए एक अद्भुत प्रतीकात्मक भाषा दी। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर आके रुकते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी गलतियां, बोलते वक्त जुबान का फिसलना या रात को नींद में देखे गए अजीबोगरीब सपने, ये सब वास्तव में हमारे अंदर छिपे हुए एक दूसरे स्व के कोडित संदेश हैं, तो क्या हम सच में उस अजनबी को जानते हैं जो हमारे ही दिमाग के अंदर रह रहा है? इस रहस्य ने हमें सदियों से मोहित किया है और शायद आगे भी करता रहेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।